अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस वीडियो में रिस्क एंड सिस्क आर्किटेक्चर को देखेंगे और इसके दरमियान में क्या डिफरेंस है, मॉडर्न एरा में हम किस चीज़ को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एंड देन पाइपलाइनिंग का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ, हम उसके अंदर क्या टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और उनके दरमियान में फिर हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सब कुछ इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिस्क एंड रिस्क आर्किटेक्चर के अंदर सबसे पहले अगर हम डिफरेंस को देखें तो डिज़ाइन फ़िलॉसफी है। जो सिस्क है वो पूरा का पूरा हार्डवेयर सेंट्रिक है। क्या मतलब कि हमने हार्डवेयर के ऊपर पूरा का पूरा लोड डाला हुआ है, यानी कि सारी चीज़ें, जो सारा स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क है, सारा कुछ है वो सारा हार्डवेयर ही करेगा, ठीक है। एंड जो हमारे पास सिस्क है उसके रिस्क है हमारे पास, वो सॉफ्टवेयर सेंट्रिक है। क्या मतलब, कंपाइलर, जब हम कोड कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर ही सब कुछ देखता है कि कोई हैज़र्ड्स तो नहीं है, इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना, और फिर सारा कुछ मतलब उसको तरतीब दे के हार्डवेयर के ऊपर भेजता है और हार्डवेयर उसको ब्लाइंडली फॉलो करके वो एग्जीक्यूट कर देता है। देन हम देखते हैं हमारे पास इंस्ट्रक्शन लेंथ क्या होती है। वेरिएबल सिस्टम में हमारे पास मिलती है, मतलब आपको 1 से लेकर 15 बाइट्स तक कोई भी आपको लेंथ मिल जाएगी इंस्ट्रक्शन की। रिस्क में हमने इस चीज़ को देखा है कि हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शन होती है, चाहे वो लोड की हो, स्टोर की हो, ऐड की हो, जो भी हो, वो हमारे पास 32 बिट की होगी, ठीक है। एंड एग्जीक्यूशन टाइम को अगर हम देखें तो सिस्क में हमारे पास, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर होता है और एक इंस्ट्रक्शन जाते हुए काफ़ी मल्टीपल साइकिल हमारे पास लगती हैं, जबकि हमारे पास जो रिस्क है वहाँ पर सिंगल साइकिल में, ये चीज़ हमने डिटेल में देखी हुई है कि एक साइकिल में हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है अगर हम पाइपलाइनिंग को एग्जीक्यूट मतलब वहाँ पर लगाएं। मेमोरी एक्सेस को देखते हैं। अगर आपने x86 या x88 आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर आपको पता होगा कि हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर डायरेक्टली मेमोरी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन रिस्क में हम ऐसा नहीं कर सकते। आपको कोई भी मेमोरी से अगर कोई चीज़, मेमोरी के ऊपर कोई ऑपरेशन लगाना है, यहाँ पर वहाँ पर डाटा स्टोर करवाना है, तो आपको पहले उनको रजिस्टर्स के ऊपर लाना पड़ेगा, फिर वहाँ से आप इसको मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन को चला सकते हो। नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स की अगर बात करें तो 6 में हमारे पास काफ़ी कम होते हैं। अगर आप x88 आर्किटेक्चर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर हमारे पास 14 रजिस्टर्स होते हैं, आई थिंक सो। तो वहीं पर अगर आप रिस्क की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास 32 तकरीबन रजिस्टर्स मिलते हैं। पाइपलाइनिंग की अगर बात की जाए तो सिस्क में काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपने हार्डवेयर लेवल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन डाला हुआ है, तो वहाँ पर पाइपलाइनिंग करना थोड़ा-सा मुश्किल है। लेकिन रिस्क हमने देखा था कि वो बना ही पाइपलाइनिंग एफिशिएंट के लिए है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी पाइपलाइनिंग हमारे पास हो जाती है। सिक्स्थ में पावर एफिशिएंट बहुत कम होती है, क्योंकि हमारे पास सारा बल्की हार्डवेयर होता है, तो वहाँ पर हमारे पास हीट जनरेशन भी काफ़ी होती है, तो इसलिए पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है। रिस्क में हमारे पास लो यानी कि हाई पावर एफिशिएंट होता है और इसमें काफ़ी अच्छी बैटरी पावर डिवाइसेस के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करता है। मेमोरी साइज़, अगर कोड मेमोरी साइज़ को देखें तो सिस्क में ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सारा कुछ हार्डवेयर के ऊपर डाल रहे हो तो सॉफ्टवेयर के ऊपर तो कोई बर्डन नहीं पड़ेगा, तो आपके पास कम लाइन्स ऑफ कोड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं पर अगर आपको रिस्क की बात की जाए तो वहाँ पर काफ़ी कंपाइलर ने सारा काम करना है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी लाइन्स ऑफ कोड आपको यहाँ पर मिलेगा। रिस्क की जो एग्ज़ाम्पल है वहाँ पर हमारे पास बैटरी एफ़िशिएंट, जो जहाँ पर हमें काम चाहिए वहाँ पर वो वाली चिप्स हम लगाते हैं, जैसे स्मार्टफ़ोन्स हो गया और एप्पल की जो सीरीज़ है वहाँ पर, एंड सो ऑन। ये एक छोटा-सा मैंने कंपैरिज़न, लाइक क्विक कंपैरिज़न है, आप इसको देख के इसको ईज़िली याद रख सकते हो, सिस्क और रिस्क के दरमियान बेसिक डिफ़रेंस क्या है। मॉडर्न प्रोसेसर की अगर बात की जाए तो वो ना रिस्क बेस होते हैं, ना वो सिस्क बेस होते हैं, वो हाइब्रिड अप्रोच को यूज़ करते हैं। क्या मतलब, वो सिस्क की जो सॉफ्टवेयर सिंप्लिसिटी है वो उसको मतलब पकड़ते हैं एक अपर लेवल के ऊपर। लाइक लेट्स सपोज़ करो कि आपके पास जो एक प्रोग्रामर है, उसने स्क्वायर रूट कंप्यूट करना है, ठीक है? तो वो क्या करेगा, SQRT यहाँ पे लिखेगा और वो स्क्वायर मतलब अपर लेवल के ऊपर वो बस इतनी सी इंस्ट्रक्शन लिखेगा, ठीक है? अब वो कन्वर्ट होगी रिस्क की इंस्ट्रक्शंस के अंदर, यानी कि पहले लोड करो, फिर आपने उसके ऐड वगैरह करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो भी करना है, फिर आप उसको स्टोर करो। ये इस तरह से इंस्ट्रक्शंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर आगे क्योंकि हमें पता है कि रिस्क का जो हार्डवेयर है वो काफ़ी सिंपल अप्रोच होता है, वो काफ़ी जल्दी एग्जीक्यूट करता है, तो हम उसको रिस्क के हार्डवेयर के ऊपर भेज देते हैं। तो इन शॉर्ट, हमने सिंपल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर अपर लेवल के ऊपर हमने एग्जीक्यूट की, और लोअर लेवल के ऊपर हमारे पास जो हार्डवेयर है वो भी इजीली काम कर रहा है, जल्दी से एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हमें रिस्क और सिस्क दोनों की फंक्शनैलिटी यहाँ पर मिल चुकी हुई है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म किस तरह से वर्क करती है और हमें इसकी ही क्यों ज़रूरत है। तो ILP होता क्या है? इसमें एक प्रोसेसर हमारे पास, वो एक सिंगल प्रोग्राम की काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को एक साथ चलाना चाह रहा है, ठीक है? ताकि जो हमारे पास CPI है वो कम से कम हो, ठीक है?
अब यही चीज़ हमने यहाँ पर देखी थी कि जो पीछे हमने रिस्क का जो आर्किटेक्चर सारा बनाया था, उसमें हम सीपीआई को 1 अचीव कर चुके हुए थे। यानी कि हर एक क्लॉक साइकिल के बाद हमारे पास एक स्टेज से एक इंस्ट्रक्शन पूरी कंप्लीट होके निकल रही थी। अब हम क्या कहते हैं, हम इसको और भी ज़्यादा करना चाह रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई और ज़्यादा अच्छा काम हो और ज़्यादा तेज़ काम हो। तो इसके 2 तरीके हैं। हम इसको पहले मेजर तो इस तरीके में करते हैं, आईएलपी, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। क्या आप कितनी इंस्ट्रक्शंस को पैरेलल चला सकते हो। इसके अब 2 तरीके हैं, ठीक है? एक है वर्क फास्टर, आप काम ज़्यादा से ज़्यादा कर लो। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पर पहले हमारे पास 5 स्टेजेस थी और जो सबसे स्लो स्टेज थी वो आई थिंक सो हमने अज़्यूम किया था 200 पिकोसेकंड, ठीक है? और उसके इवज़ जो हमारे पास क्लॉक साइकिल निकली थी वो 5 गीगाहर्ट्ज़ मिली थी। अब हम क्या कहते हैं कि यार अगर हम जो स्टेज है जो सबसे स्लो है, हम उसको ही इतना डिवाइड कर दें कि वो उससे और ज़्यादा कम हो जाए। लेट्स सपोज़ करो ये 70 तक आ जाए, ठीक है? हमने 5 की बजाय इसको 10 स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया छोटी-छोटी, और जो उसकी सबसे स्लोएस्ट स्टेज है वो 70 पिकोसेकंड तक चल रही है। तो इससे क्या होगा, हमारी क्लॉक साइकिल भी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ओवरऑल हमें तो भाई फ़ायदा ही हो रहा है, लेकिन कुछ फ़िज़िकल लिमिट्स ऐसी हैं कि जिनके थ्रू हम ये काम नहीं कर सकते। इंटेल ने 2000 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था और वो इसके बाद फ़िज़िकल जो लिमिट्स उन्होंने फ़ेस की, उसके बाद उन्होंने ये सारा प्रोजेक्ट उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है? तो ये अप्रोच हम नहीं यूज़ करते काफ़ी हद तक आजकल के मॉडर्न एरा में। तो इसमें हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो यही है कि आप मल्टीपल इशू या मल्टी इशू, इसको मैं मल्टी नहीं है, मल्टीपल नहीं है, मल्टी इशू है, ठीक है? आप मल्टी इशू का यूज़ कर लो। ये क्या है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है? अब इससे क्या होगा, हमारी सीपीआई और ज़्यादा कम होगी। अब सीपीआई इतनी कम हो जाएगी कि वो पॉइंट्स में आनी शुरू हो जाएगी, 0.5 0.3 इस तरह से करके। तो अब इसको ना थोड़ा-सा मतलब सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, तो हम अब यूज़ करेंगे आईपीसी, इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। तो ये आई थिंक सो 3 से स्टार्ट होके 6 तक जाती है, तो हम मतलब 3 इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल हम इस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। देन मल्टी जो इशू प्रोसेसर है, हम इसके जो कैटेगरीज हैं हम उनको देख लेते हैं। एक है सुपर स्केलर और एक है VLIW। सुपर स्केलर की आगे 2 अगेन टाइप्स हैं, एक स्टैटिक है और एक डायनेमिक है। अब इन सब के अंदर क्या डिफरेंस है वो अगली स्लाइड पर देखते हैं। मल्टी इशू में क्या हमारे पास पहला जो कैटेगरी आती है वो है सुपर स्केलर। सुपर स्केलर में आपने मेजर एक जो डिफरेंस याद रखना वो ये है कि यहाँ पर ना जो भी हो ना, आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो एक-एक करके चल रही हैं, ठीक है? आपकी ज़्यादा सारी इंस्ट्रक्शन एक साथ नहीं चल रही, ठीक है? इसको मैं अगेन दोबारा VLI के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप डायनेमिक और स्टैटिक के ऊपर आ जाओ। डायनेमिक क्या होता है कि हमारे पास हार्डवेयर सारा का सारा काम कर रहा होता है कि भाई उसने किस तरह से इंस्ट्रक्शंस को रीअरेंज करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हमारे पास चल सकें। स्टैटिक में क्या होता है कि हमारे पास कंपाइलर सारी की सारी वर्किंग कर रहा होता है, जो क्लेवर थिंकिंग है वो सारी कंपाइलर कर रहा होता है और देखता है कि भाई मैंने कोड को किस तरह से चलाना है कि कोई स्टॉल वगैरह ना हो, कोई डिपेंडेंसी ना हो, और इस तरह से कि हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल चल सके। अब VLI के अंदर आते हैं। VLI क्या होता है कि आप ना 4 से 5 इंस्ट्रक्शंस को एक साथ एक बंडल में रख देते हो और उसको फिर हार्डवेयर को भेज देते हो, और हार्डवेयर उसको ब्लाइंडली होके यानी कि बिल्कुल अंधा होके ना उसको चलाना शुरू कर देता है। तो इसमें भी सारा काम जो कंपाइलर है वो यहाँ पर काम करता है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि स्टैटिक में भी हमारे पास सारा काम कंपाइलर कर रहा है, VLIW में भी हमारे पास सारा काम कंपाइलर कर रहा है, तो फिर इन दोनों में फ़र्क ही क्या हुआ? फ़र्क ये है, मैंने वही बात यहाँ पर कही कि एक सुपर स्केलर में आप नॉर्मल इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन फ्रॉम मेमोरी आप इस तरह से रीड कर रहे होते हो, ठीक है? आगे आप पैरेलल चला दो, कोई मसला नहीं है। आपने एक-एक इंस्ट्रक्शन यहाँ से रीड की, उसके बाद आपने उसको पैरेलल चलाना शुरू कर दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप बंडल में इंस्ट्रक्शंस को भेज रहे हो आगे, मतलब बंडल्स में आप रीड कर रहे हो, आप 4 से 5 इंस्ट्रक्शंस को रीड कर रहे हो, उसके बाद आप उन सबको एक साथ भेज देते हो। तो ये इनका बेसिक सा डिफरेंस है। देन हमारे पास स्टैटिक्स, डायनेमिक एंड VLAW, इन तीनों के जो बेसिक सा डिफरेंस है आप यहाँ पर इसको चेकआउट कर सकते हो। एज़ सच इतनी कोई ख़ास मतलब समझाने वाली चीज़ें नहीं है, तो आप इसको देख सकते हो, ईज़ी सीन है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टैटिक सुपर स्केलर प्रोसेसर किस तरह से वर्क कर रहा होता है। आप लेट्स सपोज़ करो यहाँ पर हमारे पास एक कोड है, ठीक है? ये हमारे पास एक कोड है, इसके अंदर हमारे पास ये लाइन्स इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जो कंपाइलर मैंने वही बात बताई कि स्टैटिक सुपर स्केलर में हमारे पास कंपाइलर सारा काम कर रहा होता है। तो कंपाइलर क्या करता है, वो इन 3 इंस्ट्रक्शंस को देखता है, उनको कहता है अच्छा यार इसके अंदर भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसके अंदर भी कोई नहीं है, इसके अंदर भी कोई नहीं है। तो क्या करता है, वो इन तीनों इंस्ट्रक्शंस को एक साथ इस डेटा पाथ के अंदर भेज देता है, ठीक है? इस प्रोसेसर के अंदर भेज देता है। अब यहाँ पर आके लेट्स सपोज़ करो लोड वाली इंस्ट्रक्शन यहाँ पर चली जाती है, ऐड वाली इंस्ट्रक्शन यहाँ पर चली जाती है, जो एक और इंस्ट्रक्शन है वो कुछ और
और यहाँ पर एक और AL यूनिट लगा लो, वो इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से वो 3-3 इंस्ट्रक्शंस को एक-एक साइकिल के अंदर गुज़ार रहा है और उसको कंप्यूट कर रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ आपकी मस्ट है कि ये तीनों इंस्ट्रक्शन आपस में ना डिपेंडेंसी ना करती हों, यानी कि आपस में डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को हम डिटेल में आगे भी देखेंगे। अगर इसके ग्राफ की बात की जाए तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि आप देखते हो कि हर एक साइकिल के अंदर हमारे पास 3 AL यूनिट्स लगे हुए हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पर इसकी डिग्री 3 है। तो जितने हमारे पास इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल में जारी होती हैं तो उतनी हमारी इसके पास मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन पर साइकिल जारी होती है, तो उतनी हमारे पास यहाँ पर डिग्री होती है उस सुपर स्केलर प्रोसेसर की। देन हम देखते हैं डायनामिकली शेड्यूल सुपर स्केलर प्रोसेसर किस तरह से होते हैं। इसमें वही बात कि हमारे पास ना सारा काम हार्डवेयर रन टाइम के ऊपर कर रहा था, यानी कि आपके पास ये कोड आया, कंपाइलर कुछ नहीं करेगा, उसको बस 1 ज़ीरोज़ में कन्वर्ट करके जो भी इसका काम है वो बेसिक सा वो करके वो हार्डवेयर के ऊपर भेज देगा। अब हार्डवेयर इसको रन टाइम के ऊपर देख रहा होता है कि भाई मैंने इसको चलाना है, इस वाले इंस्ट्रक्शन को चलाना है, ये आपस में डिपेंडेंट तो नहीं है, रजिस्टर्स आपस में शेयर तो नहीं कर रहे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उस तरह से करके इसको चलाएगा। अब इसके अंदर एक चीज़ कॉमन है, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है। मतलब एक ये इंस्ट्रक्शन है, एक दूसरी है, एक तीसरी है। तो हार्डवेयर क्या कर सकता है, अगर ये दोनों आपस में डिपेंडेंट हो जाए तो वो पहले इस वाली को चला देगा, ठीक है। तो आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो जाती है। लेकिन जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आते हैं, जो राइट होते हैं, वो इन ऑर्डर में और होते हैं, ठीक है। ये 2 गोल्डन रूल्स हैं, आपने इनको हमेशा याद रखना है कि हमारे पास एग्जीक्यूशन आउट ऑफ ऑर्डर हो सकती है, लेकिन जो हमारे पास रिजल्ट हैं वो इन ऑर्डर ही होंगे। देन इसके कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर हैं, आप इनको पढ़ सकते हो ताकि आपको बेटर समझ आ जाए, लेकिन ऐसा सच इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। हम ज़्यादा जो मेन काम है वो आगे है। यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा ड्राई रन मतलब चला के देख लेते हैं, ये हमारे पास एक स्टैटिक प्रोग्राम है, हमने उसको एक मतलब फेच किया इस लाइंस को, इसमें देखा डिपेंडेंसी तो नहीं है, उस हिसाब से हमने इनके एग्जीक्यूशन ऑर्डर को आगे भेज दिया, ठीक है। वो आगे जाके हार्डवेयर में एग्जीक्यूट हुए और फिर हमने उनको इन ऑर्डर ही हमने उनको रिसीव करना है, ठीक है। जैसे वो आया, ये वाली इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आ गई, ये वाली यहाँ पर आ गई, ठीक है। इस तरह से करके हमने इनको इन ऑर्डर में अरेंज किया और जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट है हमने उसको कमिट कर दिया। ये हमारे पास डायनेमिकली शेड्यूल्ड सुपर स्केलर है। अच्छा, डाटा डिपेंडेंस डिपेंडेंस से एक बात ज़ाहिर है कि हमारे पास जो एक इंस्ट्रक्शन है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब इससे हम फ़र्क क्या होगा, लेट्स सपोज करो ये एक 2 AL यूनिट है जो कि हमारे पास प्रोसेसर के अंदर लगे और हम 2 इंस्ट्रक्शन ना पैरेलल चला सकते हैं। तो अगर मैंने एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर डाली, दूसरी यहाँ पर डाली, अब ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मैं इनको एक साथ नहीं चला सकता। तो ये चीज़ मुझे इंश्योर करनी पड़ेगी कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस मैं एक साथ चला रहा हूँ, ठीक है, पैरेलल में, तो वो आपस में डिपेंडेंट ना हो। अगर वो डिपेंडेंट होंगी तो भाई कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब जवाब ही सारा गलत आ गया, ठीक है। अब डिपेंडेंसी की हमारे पास टाइप्स हैं, डाटा डिपेंडेंस, नेम डिपेंडेंस एंड कंट्रोल डिपेंडेंस। इनको डिटेल में आगे देखते हैं। डाटा डिपेंडेंस को हम ट्रू डाटा डिपेंडेंस भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रॉ यानी कि रीड आफ्टर राइट को मतलब डिनोट कर रहा होता है। अब इसके अंदर भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक है डायरेक्ट लिंक और एक है चेन रिएक्शन। डायरेक्ट लिंक में क्या होता है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन ए डायरेक्टली डिपेंडेंट है इंस्ट्रक्शन बी के ऊपर, और चेन में क्या है कि सी बी के ऊपर डिपेंड है, बी आगे ए के ऊपर है। तो इन शॉर्ट हमारे पास सी इनडायरेक्टली ए के ऊपर डिपेंडेंट है। देन हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये ना प्रोग्राम की प्रॉपर्टी है, और प्रोग्राम लिख कौन रहा है, वो तो प्रोग्रामर भैया लिख रहे हैं, ठीक है। अब प्रोग्रामर भैया के ऊपर है कि वो भाई कितना अच्छा प्रोग्राम लिखता है। वो इतना अच्छा प्रोग्राम लिखता है कि कोई डिपेंडेंसी नहीं आई, या वो इतना ही अच्छा प्रोग्राम लिखता है कि सारी की सारी डिपेंडेंसी उसके ऊपर आती है। हम आगे इसकी एक एग्जांपल भी देखेंगे। अच्छा, अब डिपेंडेंसी यानी कि इसका मतलब है कि वो प्रोग्राम की प्रॉपर्टी हम उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते। तो पाइपलाइन ऑर्गेनाइजेशन को ही ये जो ज़िम्मा है ना अपने ऊपर लेना पड़ेगा, और इसको डिटेक्ट करके और ऐसे मतलब इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कि कोई भी स्टॉल ना आए। अब जो ये डाटा डिपेंडेंसी है ना, ये हमारे पास ना 3 इन्फॉर्मेशन देती है। पहली क्या है, हैज़र्ड वार्निंग। क्या मतलब कि ये बताता है कि भाई कहाँ पर स्टॉल आ सकता है, कहाँ पर हमारे पास जो ट्रैफिक है ना वो जैम हो सकती है। अगर आप यहाँ पर देखो तो ऐड के अंदर हमारे पास रिजल्ट R1 के अंदर कंप्यूट हो रहा है, और वही R1 अगेन सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारे पास यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर स्टॉल आ सकता है, तो वो क्या करेगा, मतलब वो कहेगा कि भाई यहाँ पर मसला आ सकता है, इसको थोड़ा सा ना कुछ करो, तो ताकि ना यहाँ पर स्टॉल भी ना आए और हमारा काम भी बन जाए। दूसरा हमारे पास ये बताता है कि भाई स्ट्रिक्ट टाइमलाइन। क्या मतलब, अगर आप यहाँ पर देखो, मैं कहता हूँ ये दोनों जो इंस्ट्रक्शंस है ना, इनको मैं पैरेलल चला सकता हूँ, ठीक है। तो चला तो आप सकते हो, लेकिन अगर आप देखो तो R1 यहाँ पर कंप्यूट हो रहा है और वो R1 यहाँ पर मतलब एग्जीक्यूट हो यूज़ हो रहा है, ठीक है।
तो आप चाह कर भी इस मल्टीप्लिकेशन वाली इंस्ट्रक्शन को पहले नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि इससे फिर वो रिज़ल्ट अगेन वही गलत हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन समझाने के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्ट्रिक्ट टाइमलाइन होता क्या है, कि आप एक इंस्ट्रक्शन से पहले दूसरी को नहीं चला सकते। देन हमारे पास आ जाती है स्पीड लिमिट। अब स्पीड लिमिट में वही हमारे प्रोग्रामर भैया की एफिशिएंसी आ जाती है। वो प्रोग्राम इस तरह से लिखते हैं, आप अगर आप यहाँ पर देखो कि R1 यहाँ पर रिज़ल्ट कंप्यूट हुआ है इसमें, और वही R1 यहाँ पर यूज़ हो रहा है। देन R4 यहाँ पर रिज़ल्ट कंप्यूट हुआ है, वो R4 यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो इन शॉर्ट ये चारों की चारों जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपस में डिपेंडेंट है। अब बात ये है कि आप कितना ही अच्छा कंपाइलर का कोड लिख लो, आप कितना ही अच्छा हार्डवेयर डिज़ाइन कर लो, लेकिन जो प्रोग्रामर भैया ने कर दिया ना आपके साथ यहाँ पर ये कोड लिख के, तो भाई आपका कंपाइलर भी फ़ेल है, आपका हार्डवेयर भी फ़ेल है, आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर पैरेललिज़्म हो ही नहीं सकती। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप जो डिपेंडेंसी डिटेक्ट कर रहे हो, वो अगर आप रजिस्टर्स के थ्रू कर रहे हो, यानी कि आपने रजिस्टर्स के अंदर करके, यहाँ जैसे यहाँ पर एक हमारे अच्छे प्रोग्रामर भैया हैं, उन्होंने रजिस्टर्स के थ्रू डिपेंडेंसी रखी है, तो हम इसको डिटेक्ट करना काफ़ी ईज़ी है। कर तो लेंगे, लेकिन वही बात है कि काम मतलब हमारा ही काम वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर उससे भी अच्छा प्रोग्रामर भैया है, ठीक है, उसने रैम के थ्रू, यानी कि मेमोरी के थ्रू, मेमोरी को एक्सेस करके वहाँ पर वो कुछ कर रहा है, ठीक है, और उस तरह से यही सारा काम वो मेमोरी के थ्रू कर रहा है, तो भाई उसको डिटेक्ट करना और भी ज़्यादा हार्ड है। तो फिर उस प्रोग्रामर भैया को सलाम है। देन हमारे पास डिपेंडेंसी की जो दूसरी टाइप आती है, नेम डिपेंडेंसी। इसके आगे अगेन दो टाइप्स हैं, एक है एंटी डिपेंडेंस और एक है आउटपुट डिपेंडेंस। अच्छा, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया, ये WAR है, ठीक है, वॉर आजकल चल रही है, वो वाली नहीं, दूसरी वाली, रीड आफ्टर राइट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, उसने रीड करना है, लेकिन जो दूसरी इंस्ट्रक्शन है वो पहले राइट कर देती है। अब सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, आप यहाँ पर देखो, ये इंस्ट्रक्शन अगर मैं इसको ऑर्डर बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करूँ तो इस इंस्ट्रक्शन में कोई भी ऐसा डिपेंडेंसी नहीं है। फिर मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूँ तो इसमें भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन अगर हम पैरेलल इन दोनों को चलाएं, ठीक है, ये दो AL यूनिट है, मैंने क्या किया है, पहले इसको चला दिया, फिर मैंने इसको चला दिया। अब इसमें क्या होगा कि ये जो अपना रिज़ल्ट है वो F0 के अंदर कंप्यूट करके रख रहा है, ठीक है। अब ये वाली इंस्ट्रक्शन जब यहाँ पर चलेगी तो उसको जो F0 की जो वैल्यू मिलनी चाहिए पुरानी वाली, वो तो नहीं मिलेगी उसको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक इंस्ट्रक्शन ने पहले रीड कर लिया है, दूसरे ने जबकि तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक इंस्ट्रक्शन ने पहले राइट कर लिया जबकि दूसरे ने उसको रीड करना था। दूसरी जो हमारी टाइप है वो है आउटपुट डिपेंडेंसी, यानी कि रीड आफ्टर रीड। इसको भी बहुत ईजी है मतलब समझना। क्या हो रहा है कि यहाँ पर दो इंस्ट्रक्शन है, वो दोनों एक ही रजिस्टर के ऊपर राइट कर रही हैं। अगर मैं अगेन इन दोनों को पैरेलल चलाने की कोशिश करूँ तो वही चीज़ आ जाती है कि दोनों एक ही रजिस्टर को एक्सेस कर रही हैं, तो क्या पता वो ये पहले लिख दे, ये पहले लिख दे, लेकिन हमें तो एंड वाला रिज़ल्ट इस वाली इंस्ट्रक्शन का चाहिए, ठीक है। तो इसके फिर क्या हल है वो आगे इस चीज़ को देखते हैं, लेकिन आई थिंक सो ये चीज़ समझ आ गई हुई है कि होती क्या है। अब ये दो जो प्रॉब्लम्स हैं, ये स्लो या बेसिक पाइपलाइन जो कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं उसके अंदर तो ये नहीं हो सकती। हम देखते हैं कि यार नहीं, ये दोनों तो कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पाइपलाइन के अंदर आप जब आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन करते हो तब ये चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, तब ये खतरात भी होते हैं, आपको इनको भी डील करना पड़ेगा। अब इन प्रॉब्लम्स को डील करने का सलूशन क्या है? आप इनके नाम ही बदल दो। इससे क्या होगा, इससे देखो क्या होगा, मैं यहाँ पर आता हूँ। अब देखो यहाँ पर वो F6 के अंदर इसने भी राइट करना है, इसने भी राइट करना है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर F5 इसका रजिस्टर कर देता हूँ, ठीक है। कंपाइलर है या जो हार्डवेयर है वो क्या करता है, वो इस चीज़ को डिटेक्ट करता है, वो क्या करता है, वो इस चीज़ को ना ऐसे हटा के वो यहाँ पर करता है F5, ठीक है। अब एट द एंड तो हमें F6 के अंदर सही वाला रिजल्ट चाहिए और F5 को वो इग्नोर कर देगा। इस तरह से ये WAW जो डिपेंडेंसी है ये भी हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। सेम यहीं पर हम वॉर की भी यही मतलब काम करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ पर ये F0 यहाँ पर है, ठीक है, और F0 यहाँ पर है। अब इन दोनों में से हम किसी एक को ना मतलब बदल देंगे, इसको दूसरे रजिस्टर के साथ हम बदल देंगे। इसको मैं कहता हूँ, मैं F1 के साथ मैं बदल देता हूँ, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास इस ऐड का जो रिज़ल्ट है ये F1 के अंदर कंप्यूट हो रहा है और इस मल्टीप्लिकेशन क्या यूज़ कर रहा है, वो F0 को यूज़ कर रहा है। ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई, दोनों में कोई मसला ही नहीं है। हम इन दोनों को दो अलग-अलग AL यूनिट के अंदर एक साथ भेज सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ भी यहाँ पर होगी एंड अब यहाँ हम आते हैं आखिरी जो हमारी डिपेंडेंस है, कंट्रोल डिपेंडेंस। अब इसके अंदर अगर मैं इसको एक साथ बताना चाहूँ
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो कहता है कि दो गोल्डन रूल्स हैं, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन एंड इन ऑर्डर आपने कमिट करना है, ठीक है। जो भी आपका रिजल्ट आया वो आपने इन ऑर्डर में बताना है। अब यहाँ पर अगर आप देखो इन दोनों स्टेटमेंट्स को, पहले मैं इस स्टेटमेंट को बताता हूँ। ये मैंने एक इफ़ और एक लाइन का कोड लिखा है, ठीक है। ये मेरे पास दो AL यूनिट है और मैंने इनके अंदर ना दो इंस्ट्रक्शन एक साथ गुजारनी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले AL यूनिट के अंदर ये वाली इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब दूसरी इंस्ट्रक्शन लेट्स सपोज करो कि अगर मैं ये वाली कर देता हूँ, तो इससे नुकसान क्या होगा। ये इंस्ट्रक्शन, ये जो इसके अंदर इफ़ के अंदर वाली इंस्ट्रक्शन है, ये इफ़ की स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। ये इसका जवाब आएगा तब इसके बारे में फ़ैसला होगा कि इसको चलाना है कि नहीं चलाना। ये तो होगी ये वाली लाइन जो मैंने समझा दी, यू कैन नॉट मूव एन इंस्ट्रक्शन आउट ऑफ एन इफ़ ब्लॉक। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट डिपेंडेंस आती है वो है कंट्रोल डिपेंडेंस। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास दो गोल्डन रूल्स हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है कि एक आउट ऑफ ऑर्डर आपने एग्जीक्यूशन करनी है, दूसरा आप इन ऑर्डर कमिट करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये दो चीज़ें दो स्टेटमेंट्स हैं, इनको बस मुझे समझाना है एंड दैट्स इट। अब एक ये कोड आप देख लो, अब इसके अंदर क्या सीन हो रहा है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन है इफ़ वाली और उसके अंदर हमारे पास एक कोड है। अब इसको लेट्स सपोज करो X4 कर लो ताकि मुझे अगली एग्जांपल समझाने के लिए ना आसानी हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये X4 है। अब ये सीन हो रहा है कि लेट्स सपोज करो हमारे पास दो ALU यूनिट है। अब इसके अंदर ना मैंने दो इंस्ट्रक्शन एक साथ गुजारनी है। पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इफ़ वाली इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर गुजार देता हूँ। दूसरा मैं क्या डिसाइड करता हूँ कि X2 जो सी इंस्ट्रक्शन है ये मैं दूसरे ALU के अंदर डाल दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो दूसरी इंस्ट्रक्शन है X2 वाली, ये इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। इसका आंसर आएगा तब मुझे इसके बारे में सोचना है कि मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना, ठीक है। इसके बगैर मैं इसको नहीं चला सकता, ना मैं इसको कुछ कर सकता हूँ। ये तो होगी ये वाली स्टेटमेंट। अब ये वाली स्टेटमेंट बताने के लिए मुझे थोड़ी सी एक एग्जांपल लेनी पड़ेगी। लेट्स सपोज करो हमारे पास एक पप्पू भई हैं, ठीक है, ये आगे। इनको पापा जी आगे कहते हैं कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो आप खाना खा लो और अपना कमरा साफ़ कर लो। अब जो हमारे पप्पू जी हैं वो क्या कहते हैं कि मुझे भूख नहीं लगी इसलिए मैंने खाना नहीं खाना और मैं कमरा भी नहीं साफ़ करूँगा। अच्छा, अब पापा जी आते हैं, वो कहते हैं ठीक है, तुम्हें भूख नहीं लगी, तुम खाना भी ना खाओ, ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन कमरा क्यों नहीं साफ़ किया? पप्पू कहता है क्योंकि मुझे भूख भी नहीं लगी, मैंने खाना भी नहीं खाया, इसलिए मैंने कमरा भी नहीं साफ़ किया। अब वो यही एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आके एग्जीक्यूट करूँ कि इफ़ की स्टेटमेंट है वो डिपेंडेंट है X2 के ऊपर। ऐड की X4 है, सॉरी। ऐड की स्टेटमेंट में तो कोई ऐसा मतलब मसला ही नहीं है। आप इसको पहले चलाओ, बाद में चलाओ, जैसे मर्ज़ी चलाओ, ठीक है। आप बिल्कुल पाबंद नहीं हो, आप मतलब बिल्कुल बाउंड नहीं हो कि आप ऐड की स्टेटमेंट को इफ़ स्टेटमेंट के बाद ही चलाओ या फिर इसके अंदर ही चलाओ या इसके साथ ही चलाओ, ठीक है। तो ये वही बात करती है, यू कैन नॉट मूव एन इंस्ट्रक्शन इनटू एन इफ़ ब्लॉक। आप खामखा इसके अंदर मतलब इसके साथ मजबूर नहीं हो सकते कि आप इफ़ की स्टेटमेंट को इसके साथ ही चलाओ। तो ये थी हमारे पास कंट्रोल डिपेंडेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनके और ज़्यादा सॉल्यूशंस कैसे हैं, हम पैरेललिज्म को किस तरह से अचीव करते हैं। देन उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखेंगे और फिर VLIW इसको देखेंगे ये कैसे वर्क करता है, इसकी एग्जीक्यूशन क्या होती है और इसके बारे में एक आधी एग्जाम्पल भी देंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।